मेरे पति को एक असाइनमेंट के लिए ऑफिस की ओर से विदेश भेजा जा रहा था। कागजों व फाइलों की जिम्मेदारी मैंने अपने हाथों में ले ली। अपनी डिग्रियां और सारी फाइलें संभालने के बाद मैंने मेरे पति को कागजातों को हाथ लगाया तो मेरे हाथ एक बंद लिफाफा लगा। ऊपर मेरे पति के देहरादून के बोर्डिंग स्कूल का पता था और भेजने वाले का नाम मोहन शर्मा लिखा था। या तो उसके पिता का नाम है। 11 वर्ष पुरानी चिट्ठी आखिर अब तक खोली क्यों नहीं गई? मेरी उत्सुकता चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, पर मेरे संस्कारों ने मुझे रोक लिया। जिसके नाम की चिट्ठी है उसे ही खोलना चाहिए, यही सोचकर मैं अपने पति के लौटने का इंतजार करती रही। ऐसा नहीं था कि इस लिफाफे पर इससे पहले मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, बल्कि अब तक भी मैं मेरे पति को टोका था, पर उसी ने बात बदल दिया था। यह सचमुच ही खोलना भूल गया था। कारण जो भी रहा हो, पर आज इस बात का फैसला करके ही रहूंगी। वैसे तो मैं मेरे पति को पिछले 10 सालों से जानती थी। दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ में थे। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों की दोस्ती को देखते हुए मेरे माता पिता ने जॉब लगने के 2 वर्ष बाद मेरी शादी करा दी थी। मेरे पति के परिवार के नाम पर बस माँ थी। उन्हें विवाह से कोई इतराज न था, बल्कि बेटी की खुशी में ही उनकी खुशी थी। एक छत के नीचे तीनों बेहद खुश थे। जब दोनों के प्रेम के प्रतीक अनमोल का जन्म हुआ तो सब खुशी से फूले नहीं समाये। अच्छा हुआ जो मेरे बेटे का स्कूल में दाखिला नहीं कराया। अब वहीं पढ़ेगा। हमारी वर्षों की तमन्ना पूरी होने जा रही थी। इस अवसर पर खुश थे, मगर मेरी सासू माँ की चिंता थी। जब मेरे माता पिता ने जाने की खबर सुनी तो मेरी सासू माँ की जिम्मेदारी अपनी सिर ले ली। अब हमारी सारी चिंताएं खत्म हो गई। 2 हफ्ते का बाद का टिकट था तो भाग दौड़ कर हमने लगभग सारे काम निपटा लिए। थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई। इन्हीं ख्यालों में खोई मैं मेरे पति के कमरे में दाखिल होते ही पूछ बैठी, सुनिए, इस लिफाफे का क्या करना है? रख लो बिना खोले। हाँ, और कितने साल तक नहीं खोलोगे? आजीवन नहीं खोलूंगा। पर यह तुम्हारे पिता की चिट्ठी है, आखिर देख तो लो कि इसमें लिखा क्या है। क्या होगा? सफाई दी होगी कि क्यों गए हमें छोड़कर। तुम नहीं जानती कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया था। वह मुझे और मेरी माँ को बेसहारा छोड़ गए थे जब मैं मात्र 5 साल का था। बाद में चिट्ठी लिखकर मुझे अपनी ओर खींचना चाहते थे। इसे पढ़कर कहीं मैं पसीज गया तो? तुम क्या अंतर्यामी हो जो पढ़े बिना ही जान लिया? पिता होकर पिता का दर्द नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? ये समझ मुझसे मत कहो। उनको समझाने के चक्कर में माँ का अपमान नहीं करना चाहता। ताउम्र उन्होंने जो तपस्या की है उसकी तौहीन नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी। मैं माँ के प्रति तुम्हारी श्रद्धा का सम्मान करती हूँ, पर सच्चाई से मुंह मोड़ने के मामले में तुम्हारा विरोध करती हूँ। तुम चाहे जो सोचो, पर आज ये बंद लिफाफा खोलना ही होगा। अपने लिए न सही, अपनी माँ के लिए कम से कम देखो तो सही कि वह कहना क्या चाहते हैं। आखिरकार पूरे 11 साल बाद खुली चिट्ठी में सब कुछ धुंधला सा था, भाव भी और शब्द भी। एक पीले से कागज पर जो अक्षर दर्ज थे वह कुछ इस प्रकार थे, प्रिय दीपक, तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुम्हें यह चिट्ठी लिख रहा हूँ। हर पिता की तरह मैं भी अपने पुत्र पर गर्व करता हूँ। हाँ, तुम कह सकते हो कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ों में साथ नहीं था, पर बेटा, पर तुमसे दूर भी नहीं था। तुम्हें याद है उस रोज़ जब तुम साइकिल से गिर गए थे? तुम और तुम्हारी साइकिल दोनों को घर तक पहुंचाकर मैं चुपचाप निकल गया था। और जब क्रिकेट खेलते हुए तुम्हारा हाथ टूट गया था तो मैं ही प्लास्टर करवाया था। हाँ, वो लॉन्ग कोट वाले अंकल जो हर परेशानी में। ओह नो, दीपक बुदबुदाया। हाँ, सही पहचाना। वही लॉन्ग कोट वाले अंकल जो तुम्हें दूर से ही बढ़ते देख रहे थे। याद है तुम्हें? जब तुम्हारी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा रिजल्ट आया तो मैं बुरी तरह से नाचा था। बस तुम्हारी माँ का सामना करने का साहस नहीं था। मुझ में यह शायद करना ही नहीं चाहता था। दरअसल मैं और सुधा दूसरों के द्वारा तय किए रिश्तों से बंधे थे। दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले, पर एक बात में बिल्कुल एक साथ थे। हमें टूटना गवारा था पर झुकना नहीं। हम एक दूसरे को बदलने में लगे थे, एक दूसरे को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हम आपसी सहमति से अलग हो गए।
यकीन मानो उस वक्त यही सही लगा था। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे तुम्हारा बचपन छीना है, इस नाते मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। पर मुझे पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हम सब होते तो आपसी कलह के कारण तुम्हें ठीक से बढ़ा नहीं कर पाते, लड़ते झगड़ते ही रह जाते और तुम पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता होगा। जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, पर मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम जब चाहो आ जाओ। तुम्हारे स्कूल के सामने ही मैंने सेवक होम नामक वृद्धाश्रम खोला है। वहाँ अपने जैसे कई बेघर साथियों के साथ मज़े में रहता हूँ। वृद्धाश्रम के नज़दीक ही तुम्हारी माँ के पसंद को ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक छोटा सा घर बनवाया है। हो सके तो उसे उस घर को स्वीकार करने के लिए मना लेना। अगर वह मुझसे मिलने या देखने की इच्छा जाहिर करे तो वृद्धाश्रम ले आना। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि कभी न कभी तुम मुझे देखने जरूर आओगे। एक बार मिलने की उत्कंठा में प्रतीक्षार्थ। तुम्हारा पिता। मैं जोर जोर से चिट्ठी पढ़े जा रही थी, जिसके आखिरी शब्द जब मेरी सासू माँ के कानों में पड़े तो उससे रहा न गया। आंसुओं में डूबे चेहरे के साथ वह कमरे में दाखिल हुई और मेरे हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगी। हर शब्द सीधे कलेजे में उतर रहे थे। वर्षों के जज्बात आंसू ने जैसे सैलाब ला दिया था। बेटे से माँ की हालत देखी न गई तो बिना कुछ बोले ही कार स्टार्ट किया और शाह परिवार सेवक होम पहुँच गए। मुश्किल से आधा घंटा लगा। पिता दूर नहीं बल्कि उसके आसपास ही थे। गेट के अंदर पहुंचते ही अगरबत्ती की तेज खुशबू नथनों में भर गए। शोक संताप चेहरे की भीड़ लगी थी, जिसे देख मेरी सासू माँ का मन किसी किसी अनहोनी की आशंका से विचलित हो उठा। भागकर मृतक के नजदीक जा पहुंची। चेहरे से चादर हटाया तो देखते ही मूर्छित हो गई। हाँ, बंद लिफाफा खुलने में बहुत देर हो गई थी। मेरे ससुर जी ने तो मेरे भी अपने दिल की बातें चिट्ठी में लिख दी थी, पर मेरी सासू माँ को वह मौका भी नहीं मिला। मेरे पति ने माँ को सीने से लगाया तो वह फपक पड़ी। होनी को कौन टाल सकता है? आखिर मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है जिसे सभी को स्वीकारना ही पड़ता है। मेरे पति ने पूरी श्रद्धा से पिता का अंतिम संस्कार किया, माँ को उनके नए घर में शिफ्ट कर दिया तथा सास ससुर को माँ के स्वास्थ्य संबंधित सभी जरूरी बातों बताकर फ्लाइट में बैठ गया। पूरे 12 घंटे की फ्लाइट थी। चुपचाप बैठा पिछले 15 दिनों के बारे में सोचने लगा। गुजरा वक्त काफ़ी उथल पुथल भरा रहा था। खिड़की से बाहर आसमान ताकता यही सोच रहा था कि क्या होता अगर बंद लिफाफा खुला ही ना होता, तो बहुत कुछ अनकहा अनसुना रह जाता। अच्छा ही हुआ जो लिफाफा खुल दिया। उसके साथ ही मेरे मन की गांठ भी खुल गई थी। सच ही कहा गया है कि एक कामयाब व्यक्ति के पीछे स्त्री का हाथ होता है। यह विचार मन में आते ही मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर बोला, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, माय प्लेजर। मैं अपने बेटे के साथ कार्टून मूवी देखने में व्यस्त थी। मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में मेरे पति को आश्वस्त किया। भले ही वे पिता के जीते जी मिल न सके, मगर आखिरी दर्शन करने का सौभाग्य अवश्य मिला था। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।